हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्पार्क अप क्लासेस। दिस इज सुमन यादव। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन, जो कि मेंडल के थर्ड लॉ का एक्सेप्शन था। अगर आपको याद हो तो कल मैंने मेंडल के लॉ पढ़ाए थे, 3 लॉ पढ़ाए थे, जिसमें से फर्स्ट लॉ के 2 एक्सेप्शन, इनकम्प्लीट डोमिनेंस और कंप्लीट डोमिनेंस, वो मैंने आपको उसी लेक्चर में बता दिया था। लेकिन जो थर्ड लॉ का एक्सेप्शन था, लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन, वो हम आज पढ़ते हैं। ठीक है, तो आज हम 2-3 टॉपिक कवर करने की कोशिश करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन, उसके बाद मैं बताऊंगी क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, और उसके बाद मैं कोशिश करूंगी सेक्स डिटर्मिनेशन भी बता सकूं। 2 चीज तो पक्का बताऊंगी, एक मेरी कोशिश रहेगी सेक्स डिटर्मिनेशन भी बता सकूं। ठीक है, तो देखते हैं लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन के बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल इसके बारे में बताया किसने था? इसके बारे में बताया था थॉमस हंट मॉर्गन ने। TH मॉर्गन ने बताया था इसके बारे में। ठीक है, किसी ने तो खोजा होगा ना लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन, तो वो साइंटिस्ट थे थॉमस हंट मॉर्गन। ठीक है, इन्होंने किस चीज पे एक्सपेरिमेंट किया था? इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था फ्रूट फ्लाई पे। फ्रूट फ्लाई, जिसे आप फल मक्खी कह सकते हो, और इसी का साइंटिफिक नाम है ड्रोसोफिला। ड्रोसोफिला मिलानोगैस्टर। मिलानोगैस्टर। ठीक है, ये क्या है? ये इस फ्रूट फ्लाई का साइंटिफिक नेम है, ड्रोसोफिला मेलानोगैस्टर। इसकी लाइफ साइकिल ना केवल 2 वीक की होती है, 2 हफ्ते की होती है। 2 वीक लाइफ साइकिल होती है इसकी। देखो, जिसकी लाइफ साइकिल कम होगी उसी पे आसानी से स्टडी किया जा सकता है। इसलिए मेंडल ने भी पी प्लांट को चूज किया था, जिसकी लाइफ साइकिल कम थी अदर प्लांट के कंपेयर में। और ड्रोसोफिला को इन्होंने चूज किया क्योंकि इसकी लाइफ साइकिल कम है, और इसको ना जिलाना बहुत आसान होता है। ओके, कल्चर इज इजी। कल्चर इज इजी, इसका कल्चर करना बहुत इजी है। किस पे ये ग्रो होती है? राइप बनाना अगर आप छोड़ दो, पका हुआ बनाना ऐसे आप रख दो, मतलब ऐसे मैश करके रख दो, मतलब ऐसे तोड़ फोड़ के रख दो, पका बनाना छिल करके तोड़ के रख दो, तो वहां पे अपने आप ये मक्खियां आ जाएंगी और वहां पे अच्छे से ग्रो करेंगी ये। तो इनको ग्रो करना बहुत आसान है, इनकी लाइफ साइकिल बहुत कम है, प्लस इसमें बहुत सारे कैरेक्टर्स देखने को मिल जाते हैं। इसीलिए थॉमस हंट मॉर्गन ने ड्रोसोफिला मेलानोगैस्टर को चूज किया था। ठीक है, और इस पे उन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए थे। उस इसमें इन्होंने 2 चीजें देखी, एक तो लिंकेज देखा, दूसरा देखा रिकॉम्बिनेशन। अब ये लिंकेज और रिकॉम्बिनेशन है क्या, समझते हैं। लिंकेज नाम ही बता रहा है, लिंक करना, एक दूसरे से जुड़े होना। थॉमस हंट मॉर्गन ने कहा कि कुछ जीन ऐसे होते हैं जो आपस में एक दूसरे से बहुत चिपके चिपके होते हैं, कभी अलग होना नहीं चाहते, एक दूसरे से कभी अलग नहीं होना चाहते, उनके बीच में सच्चा प्यार है, कभी अलग नहीं होना चाहते। तो ऐसे जीन क्या करते हैं? ऐसे जीन लिंकेज शो करते हैं। मैं इसकी डेफिनेशन लिखती हूँ आपके लिए, लिंकेज की डेफिनेशन। लिंकेज की डेफिनेशन मैं आपको लिख रही हूँ। ठीक है, लिंकेज इज फेनोमेना ऑफ, ठीक है, एसोसिएशन ऑफ टू जीन्स इन अ क्रोमोसोम due to which parental character is more than non-parental character. इस चीज को थोड़ा डिटेल में समझते हैं। ठीक है, मैं ऊपर वाली चीजों को इरेज कर रही हूँ ताकि आपको ये लिंकेज जो है ना वो थोड़ा डिटेल में मैं आपको समझा सकूं। जस्ट अ मिनट, आई होप आपने ये सब नोट कर लिया होगा। आपसे पूछा जाता है कि ड्रोसोफिला को थॉमस हंट मॉर्गन ने क्यों चूज किया, तो आप उसमें 2 पॉइंट लिख सकते हो, क्योंकि उसकी लाइफ साइकिल कम है, और दूसरा वो बहुत इजी सी ग्रो करवाया जा सकता है राइप बनाना पे। ठीक है, सुनो, जैसे मान लो 2 पेरेंट्स हैं, एक मम्मी है एक पापा है। ठीक है, सबके 2 पेरेंट्स होते हैं, एक मम्मी होती है एक पापा होते हैं। सपोज करते हैं जो फादर है ना, फादर, मेरी बात ध्यान से समझना, आपको आसान हो जाएगा लिंकेज समझना। ये क्या है? फादर है। ठीक है, फादर है, और ये क्या है? मदर है। ओके, ये मदर है। मैं मदर के बाल नहीं हैं बेटा, सपोज कर लेते हैं मदर के बाल ना ब्राउन कलर के हैं। कैसे बाल हैं? ब्राउन कलर के बाल हैं, ब्राउन कलर की क्या है? आंखें हैं मदर की।
और फादर का क्या है, ब्लैक कलर के बाल है और ब्लैक कलर की आंखें, ठीक है। और नेक्स्ट एक और मान लेते हैं कि एक और चीज मान लेते हैं, हाँ, फादर की जो नाक है वो पॉइंटेड है, कैसी है, पॉइंटेड नाक है, और मदर की जो नाक है वो चिपटी सी नाक है। मदर की जो नाक है वो चिपटी सी नाक है, एक पल के लिए मान लो, बुरा मत मानना, मदर की नाक जो है वो चिपटी सी नाक है, ठीक है। अब सुनो, 3 कैरेक्टर हो गया हमारे पास, एक आई कलर का, एक हेयर कलर का, और एक नोज के शेप का, चिपटी नाक और उठी हुई नाक, 3 हमारे पास कैरेक्टर हो गए, ठीक है। अब सोचो जरा, अगर इनके बच्चे हों, क्या हो, बच्चे हों, ठीक है। बच्चों में अगर मान लो कि हमेशा हमेशा क्या हो रहा है, ब्लैक हेयर और ब्लैक आईज हमेशा साथ में आ रही हैं, ऐसा नहीं हो रहा कि ब्लैक हेयर और ब्राउन आईज आ गई। इसका मतलब है कि जो पेरेंट है ना, ये जो पेरेंट है, माता पिता है, उनके अंदर ब्लैक आई, ठीक है, ब्राउन आई और ब्राउन हेयर कलर, और फादर के अंदर ब्लैक आई और ब्लैक हेयर कलर की जीन बहुत पास पास है कि वो कभी अलग ही नहीं हुए। आए तो दोनों साथ साथ, नहीं तो दोनों अलग अलग, ठीक है। देखो, ब्लैक आई के साथ हमेशा हमेशा क्या देखने को मिल रहा है, ब्लैक हेयर, और ब्राउन आई के साथ हमेशा ब्राउन हेयर मिल रहा है बच्चों में। तो समझा जाएगा कि आई कलर और हेयर कलर के जीन बहुत पास पास है कि वो कभी अलग ही नहीं हुए। लेकिन एक बात और समझो, ये ब्लैक आई के साथ हम पॉइंटेड नोज भी मिल रहा है हमको, और ब्लैक आई के साथ चिपटी नोज भी मिल रहा है, यानी कि आई का कलर और आपके नोज का शेप, इसके जीन क्या है, लिंक्ड नहीं है, आपस में पास पास नहीं है। अगर पास होते तो कभी अलग ही नहीं होते। मेरी बात समझ में आ रही है आपको? वंस अगेन एक बार समझते हैं। आई कलर, ठीक है, आई कलर और आपका जो है हेयर कलर, हेयर कलर, सपोज करो ये क्रोमोसोम है, इस क्रोमोसोम में आई कलर हेयर कलर के जीन बहुत पास पास है, बहुत पास पास है। तो सोचो जरा, क्या इनके टूट करके अलग होने के चांसेस ज्यादा रहेंगे, कम रहेंगे? बहुत कम रहेंगे। अगर कोई चीज बहुत पास पास है तो उनको अलग करना बहुत मुश्किल है, उसको छांटना बहुत मुश्किल है, अलग करना। लेकिन मान लो यही चीज अगर मैं कहूं, दूसरा क्रोमोसोम है, उस पे आई कलर और ये दोनों हेयर कलर दोनों पास पास है, ये दोनों क्या है, आई कलर और हेयर कलर है। लेकिन आपका जो नोज का शेप है वो यहाँ पे है, नोज का शेप कहाँ है, यहाँ पे है। तो नोज के शेप को काट करके अलग करना आसान है, लेकिन इन दोनों को अलग करना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। तो ऐसे केस में क्या होगा, ये दोनों हमेशा साथ साथ नजर आएंगे, इनमें एसोसिएशन नजर आएगा, एसोसिएशन। इसी को हम लिंकेज कहते हैं, लिंकेज। यानी कि नया कोई नहीं बनेगा, इसमें कोई नया बनने के चांसेस कम है। ब्राउन हेयर कलर के साथ ब्राउन आईज ही आई, ब्लैक हेयर कलर के साथ ब्लैक आईज ही आई, तो क्या कुछ नया बना? नहीं। नया तो तब बनता ना कि ब्राउन के साथ ब्लैक आईज आ गई, तो कुछ नया हमको देखने को मिला। तो कुछ नए को ही कहते हैं नॉन पेरेंटल कैरेक्टर, कि पेरेंट्स में नहीं था, कुछ नया हमको बच्चों में देखने को मिला, उसे कहेंगे नॉन पेरेंटल कैरेक्टर। पर क्योंकि लिंकेज है, दो जीन बहुत पास पास है, तो जैसा पेरेंट्स में होगा वैसा ही बच्चे में होगा, उनके अलग होने के चांस बहुत कम। इसीलिए लिंकेज में कहते हैं कि पेरेंटल कैरेक्टर इज मोर देन नॉन पेरेंटल कैरेक्टर, ठीक है। लेकिन ऐसा तो नहीं है ना कि ये कभी नहीं अलग हो सकते, कभी ना कभी 1-8% चांस तो होता है, हर चीज का 1-8% चांस तो हो जाता है। तो इसीलिए हम कहते हैं लिंकेज के केस में जो पेरेंटल कैरेक्टर आते हैं, पहले परसेंटेज याद रखना, पेरेंटल कैरेक्टर, ठीक है, पेरेंटल कैरेक्टर, पेरेंटल कैरेक्टर जो होते हैं वो होते हैं आपके लगभग 98.7%, और जो आपके नॉन पेरेंटल कैरेक्टर होते हैं, नॉन पेरेंटल, ये होते हैं आपके 1.3%, ठीक है। लिंकेज के कंडीशन में पेरेंटल ऐसे होंगे, नॉन पेरेंटल ऐसे होंगे, लिंकेज का डेफिनेशन भी मैंने लिख दिया। अगर आपको मेरी बात अच्छे से समझ में नहीं आ रही है तो बेटा देखो, हमने बहुत डिटेल में हर चीजें नहीं पढ़ी है, पर मैंने कोशिश की आपको समझ में आ सके। अगर फिर भी आपको नहीं आता है तो मैंने एक लेक्चर कंप्लीट बना रखा है लिंकेज और रिकॉम्बिनेशन पे, मोस्ट प्रोबेबली वो आपके 37 मिनट का लेक्चर है, वो जाके आप देख सकते हो, अगर आपको बिल्कुल नहीं समझ में आ रहा तो। अगर आपको समझ में आ गया तो इतना सफिशियंट है, ओके। नेक्स्ट हम बात करते हैं रिकॉम्बिनेशन की। रिकॉम्बिनेशन क्या है बेटा, समझते हैं, चलो। वापस से यही बात आएगी, बस थोड़े से अलग ढंग से आएगी। देखो, जैसे कि मैंने अभी कहा, दो जीन क्या है, आपस में बहुत दूर दूर है, क्या है, दूर दूर है। एक जीन यहाँ पे प्रेजेंट है, एक जीन यहाँ पे प्रेजेंट है, सो इनके टूट करके अलग होने के चांसेस ज्यादा है, आसानी से इनको अलग कर सकते हो।
ठीक है। तो ऐसे केस में हम कहते हैं रिकॉम्बिनेशन हुआ है। अगर कुछ नया मिला तो हम क्या कहेंगे, रिकॉम्बिनेशन हुआ है। रिकॉम्बिनेशन मतलब क्रोमोसोम का ब्रेकडाउन होना और किसी अदर क्रोमोसोम से जाके जुड़ जाना। जैसे मान लो ये एक क्रोमोसोम था, ठीक है, और इसमें क्या है, एक जीन यहाँ पे एक जीन यहाँ पे है, ठीक है। ये दोनों जीन एकदम सेम सेम होते हैं, ये दोनों जीन एकदम सेम सेम होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, दूसरा क्रोमोसोम यहाँ है, इस पे क्या है, एक जीन यहाँ एक जीन यहाँ है और यहाँ पे है, ठीक है। ऐसा हुआ कि ये दोनों ने आपस में क्या कर लिया, अदला बदली कर ली, टूट करके ये वाला उससे जुड़ गया, ये वाला उससे जुड़ गया। जैसे देखो ऐसा कुछ था, ठीक है, टूट करके यहाँ क्या जुड़ गया, ग्रीन वाला पार्ट यहाँ पे जुड़ गया, ठीक है। और ग्रीन वाले में क्या हुआ, ब्लैक वाला पार्ट यहाँ पे जुड़ गया। तो इन्होंने क्या कर दी, टूट करके अदला बदली कर दी, यानी कि पहले टूटा फिर रिकम्बाइन हो गया। इसी प्रोसेस को रिकॉम्बिनेशन कहते हैं। इसकी वजह से जीन भी एक्सचेंज हो जाएंगे। देखो यहाँ पे सभी क्या थे, ग्रीन कलर के जीन, ब्लैक कलर के जीन थे फर्स्ट वाले में, लेकिन एक हरा वाला जीन आ गया। और इसमें क्या है, इसमें सभी आपके ग्रीन कलर के जीन थे, सभी जीन आपके ग्रीन कलर के थे, लेकिन एक कैसा आ गया, ब्लैक वाला जीन आ गया। तो आपको क्या देखने को मिला, कुछ नया देखने को मिला। 3 ग्रीन के साथ एक ब्लैक देखने को मिल गया। ये ग्रीन ग्रीन जो बना रही हूँ, ये कैरेक्टर्स हैं, अलग अलग कैरेक्टर हो सकते हैं। ओके, तो इसमें आपको क्या देखने को मिलता है, रिकम्बाइन होते हैं क्रोमोसोम्स। मैं इस बात को लिख रही हूँ, डीएनए और क्रोमोसोम्स, क्योंकि क्रोमोसोम के अंदर ही डीएनए है, तो आप डीएनए भी कह सकते हो। क्रोमोसोम्स स्प्लिट एंड recombine to show नॉन पैरेंटल कैरेक्टर्स। ये तो पेरेंट्स की तरह नहीं है ना, अलग बन गए, नॉन पैरेंटल कैरेक्टर। जैसे चिपटी नाक तो मम्मी की थी, ब्राउन आइज ब्राउन हेयर और चिपटी नाक मम्मी की थी, लेकिन किसी बच्चे में ब्लैक आइज ब्लैक हेयर तो देखने को मिल रहे हैं, लेकिन साथ में चिपटी नाक मिल जा रही है, यानी चिपटी वाली नाक किससे आई है, मम्मी से। तो क्या होके आई है, रिकम्बाइन होके आई है, ठीक है। इतनी बातें आप ध्यान रखना। नॉन पेरेंटल कैरेक्टर दिखाने के लिए क्रोमोसोम का स्प्लिट होना और वापस से रिकम्बाइन होना, इसी प्रोसेस को हम कहते हैं रिकॉम्बिनेशन, ठीक है। एग्जाम्पल, सॉरी, इसमें वो देखो परसेंटेज देखो कितना हो सकता है रिकॉम्बिनेशन। रिकॉम्बिनेशन कभी भी 50% से ज्यादा नहीं हो सकता, मैक्सिमम कैरेक्टर पेरेंट की तरह ही रहते हैं। तो आप इसमें लिखोगे पेरेंटल टाइप या पेरेंटल कैरेक्टर कह सकते हो। जस्ट अ मिनट, पेरेंटल टाइप या पेरेंटल कैरेक्टर कह सकते हो, कितना होगा 62.8%। और नॉन पेरेंटल टाइप कितना होगा, नॉन पेरेंटल वाला होगा आपका 37.2%, ठीक है। तो ये क्या होता है, रिकॉम्बिनेशन होता है। आई होप आपको समझ में आ गया लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन, ठीक है। इतनी सी बात थी लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन में। स्पेशली आपको ये परसेंटेज याद रखना है, कभी कभी ऑप्शनल क्वेश्चन में परसेंटेज आपसे पूछता है, और 1-2 नंबर के क्वेश्चन में लिंकेज और रिकॉम्बिनेशन की डेफिनेशन पूछेगा, या ये पूछ लेगा इसके बारे में किसने बताया था, तो आप कहोगे थॉमस हंट मॉर्गन ने बताया था, ठीक है। इतनी बातें हो गई आपके लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन से रिलेटेड। मेंडल के तीनों लॉ कंप्लीट हो चुके हैं, उसके एक्सेप्शन भी हम देख चुके हैं। अब एक सेकेंड टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। चलो उसको देखते हैं, ठीक है। क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, ये मैं पूरा मिटा रही हूँ, जस्ट अ मिनट। यस, नेक्स्ट हमारी हेडिंग है क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, इनहेरिटेंस, ठीक है। ये क्या है भाई, समझते हैं। क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस क्या है। इसका मतलब होता है कि क्रोमोसोम्स इनहेरिटेंस से रिलेटेड है, ऐसा पहली बार किसने बताया था, 2 साइंटिस्ट थे, सटन, ठीक है, सटन एंड बोवरी। 2 साइंटिस्ट थे, सटन एंड बोवरी। इन्होंने कहा था कि क्रोमोसोम के अंदर जो आप डीएनए और जीन पढ़ते हो ना, इन्होंने ही बताया था कि क्रोमोसोम के अंदर जीन होते हैं। इन्होंने क्या बताया था, जीन्स आर लोकेटेड इनसाइड द क्रोमोसोम, इन्होंने ही बताया था,
इनसाइड द क्रोमोसोम, ठीक है। और यही जीन क्या है, हेरिडिटी यूनिट है, जो मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में बताया था कि जीन हेरिडिटी यूनिट है। तो वो किसने बताया, वो सटन एंड बोवरी ने बताया, किसी ने तो बताया होगा ना, तो सटन एंड बोवरी ही ने बताया था, ठीक है। एंड जीन्स आर यूनिट ऑफ हेरिडिटी, यूनिट ऑफ हेरिडिटी, ठीक है। जीन ही क्या है, हेरिडिटी की यूनिट्स हैं, ऐसा सटन एंड बोवरी ने बताया था। दूसरा पॉइंट इन्होंने ये कहा था कि जैसा जैसा क्रोमोसोम बिहेव करता है वैसा वैसा ही जीन बिहेव करता है। बिहेवियर ऑफ जीन्स आर पैरेलल टू क्रोमोसोम्स, ओके। सॉरी, मैं उल्टा बोल रही हूँ, बिहेवियर ऑफ क्रोमोसोम इज पैरेलल टू जीन्स उन्होंने बताया था, क्योंकि जीन के बारे में तो ऑलरेडी मेंडल ने बता दिया था ना, फैक्टर वर्ड यूज करके जीन और अलील बता दिया था मेंडल ने। तो सटर एंड बोवरी ने क्रोमोसोम बताया कि क्रोमोसोम के अंदर ही वो जीन होते हैं जिसको मेंडल ने बता रखा था, ऐसा कहा था सटर एंड बोवरी ने, ठीक है। बिहेवियर ऑफ क्रोमोसोम is parallel to जीन्स। इसीलिए इन्होंने यहां से कंक्लूजन निकाला था कि जीन क्रोमोसोम के अंदर ही प्रेजेंट है। यही थी आपकी क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, कि क्रोमोसोम का रोल क्या है इनहेरिटेंस में। जब जीन है, ठीक है, जीन का रोल होता है इनहेरिटेंस में। मेंडल ने पूरा पूरा थ्योरी अपना इसी पे दिया है कि जीन का रोल होता है इनहेरिटेंस में, ठीक है, यानी पेरेंट्स से हमारे जीन हमारे अंदर आते हैं। तो जब सटन एंड बोवरी ने कह दिया कि क्रोमोसोम के अंदर ही वो जीन है, तो ऑफकोर्स क्रोमोसोम भी क्या हो गया, इनहेरिटेंस से रिलेटेड हो गया। यही थी क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। ये 2-3 पॉइंट आप लिख दोगे और इतना लिख दोगे कि सटन एंड बोवरी ने दिया था, तो आपको फुल नंबर मिल जाएंगे, ओके। आई होप आपको क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस भी समझ में आ गई होगी। अब लास्ट बात पढ़ते हैं, सेक्स डिटर्मिनेशन, ठीक है, इस वीडियो की लास्ट बात। इसके बाद आपका एक और लेक्चर होगा, फिर आपका ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। अभी हमको मोनो हाइब्रिड डाई हाइब्रिड क्रॉस पढ़ना है, और छोटे छोटे से 2-3 पॉइंट बच गए हैं इस चैप्टर में, उसको हम कवर करेंगे, ठीक है। चलो देखते हैं, हमें क्या देखना है, हमें देखना है यस, सेक्स डिटर्मिनेशन। सेक्स डिटर्मिनेशन क्या होता है, चलो समझते हैं। सेक्स डिटर्मिनेशन का मतलब सेक्स डिटरमाइन करना, किसी के क्रोमोसोम को देख करके सेक्स डिटरमाइन करना। टू डिटरमाइन द सेक्स ऑफ इंडिविजुअल based on their क्रोमोसोम, इसी को कहते हैं सेक्स डिटर्मिनेशन, ठीक है। नाउ अगर कोई इंडिविजुअल है, उसका सेल है, उसके सेल के अंदर कितने क्रोमोसोम होते हैं, 46 क्रोमोसोम होते हैं। आपको मालूम होगा कितने क्रोमोसोम होते हैं, 46, ठीक है। 46 में से 44 कैसे होते हैं, एक तरह के होते हैं, और दूसरा होता है या तो XX, या तो क्या होता है 44 प्लस XY होता है। अगर किसी के अंदर XX है तो उसे हम क्या कहते हैं, फीमेल कहते हैं, उसे क्या कहेंगे, फीमेल कहेंगे। और किसी के अंदर XY है तो उसे क्या कहते हैं, मेल कहते हैं। यही आपका क्या है, सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन बींग्स। ह्यूमन बींग के अंदर यही सेक्स डिटर्मिनेशन है, ठीक है। नेक्स्ट एक और बात मैं आपको बता देती हूँ, जो आपका बर्ड्स होती हैं, बर्ड्स, देखो यहाँ पे फीमेल का क्या है, सेम क्रोमोसोम है ना, तो फीमेल को होमोगैमी कहेंगे। होमोगैमी देखने को मिलती है फीमेल में, ठीक है। होमोगैमी किसमें देखने को मिलती है, फीमेल में। और मेल में क्या दिख रहा है, दोनों अलग अलग दिख रहे हैं, एक्स और वाई दो अलग शब्द है ना, तो आप इसमें क्या कहोगे, हेटेरोगैमी। लेकिन बर्ड आपकी ऐसी होती है जिसमें आपको फीमेल में हेटेरोगैमी देखने को मिलेगी। तो आपसे पूछा जाता है क्वेश्चन, इन विच ऑर्गेनिज्म फीमेल हेटेरोगैमी इज रिप्रेजेंटेड, तो आप कहोगे बर्ड्स में। बर्ड्स जैसे कि मुर्गी में, हेन में, ठीक है, इसमें क्या होता है, फीमेल हेटेरोगैमी देखने को मिलती है, भाई कैसी होती है हेटेरोगैमी, Z और W देखने को मिलता है फीमेल में, ठीक है। और मेल में क्या देखने को मिलता है, मेल में देखने को मिलता है ZZ, यानी मेल होमोगैमी है उसमें, मेल होमोगैमी, ठीक है।
ठीक है। एक और बात आती है इंसेक्ट की, वो भी मैं आपको बता देती हूँ। आई होप आपने ये सेक्स डिटर्मिनेशन की डेफिनेशन नोट कर ली होगी। ह्यूमन बींग्स में तो एक्स वाई एक्सएस होता है, ये तो आपको मालूम ही है। बर्ड्स का एक एक्स्ट्रा ध्यान रखना कि फीमेल में क्या होता है, हेट्रोगैमी। और इंसेक्ट्स की अगर मैं बात करूं, किसकी बात करूं, इंसेक्ट्स, कीड़े मकोड़ों में क्या होता है, मेल के अंदर, मेल में होता है एक्स जीरो, ये भी अगेन हेट्रोगैमी है। ये इसको ओ मत पढ़ना, इसको जीरो पढ़ना, एक्स जीरो, यानी कि उसके अंदर एक ही एक्स क्रोमोसोम होता है, दूसरा नहीं होता। और फीमेल में क्या होगी, फीमेल, फीमेल में होगा एक्स एक्स। ऐसा किसमें देखने को मिलता है, इंसेक्ट्स में। ठीक है, इतनी सी बात है आपके सेक्स डिटर्मिनेशन से रिलेटेड। आई होप आपको समझ में आई होगी सेक्स डिटर्मिनेशन भी। तो हमने आज 3 टॉपिक कवर कर लिए। पहली बात हमने कवर कर लिया लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन, दूसरा हमने कवर कर लिया क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, तीसरा हमने कवर कर लिया सेक्स डिटर्मिनेशन। ठीक है, इतनी बातें अगर आपको समझ में आई हैं तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में छोटी छोटी सी और चीजें हैं जिनको हमें समझना बाकी है। पहली बात तो मोनोहाइब्रिड एंड डाईहाइब्रिड क्रॉस को हम समझेंगे। उसके बाद हम समझेंगे पॉलीजीन और मल्टीपल अलील्स के बारे में, ये सब चीजों के बारे में देखेंगे। छोटे छोटे से पॉइंट्स हैं, उनको कवर करके हम इस चैप्टर को फिनिश कर देंगे। एक और लेक्चर बचा है, उसके बाद आपके चैप्टर फिनिश है। ठीक है, और इसके बाद हम पढ़ेंगे लास्ट चैप्टर हमारी पूरी बायोलॉजी का, जो कि है मतलब मैं लास्ट में पढ़ा रही हूँ, जो कि है 6th चैप्टर मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। वो आपका लास्ट चैप्टर रहेगा। उसके बाद मेरी तरफ से पूरी बायोलॉजी खत्म हो जाएगी। ठीक है, सो बेटा मेन फोकस आप इतना करो कि आप बार बार रिवीजन करते रहो। आप जितना पढ़ चुके हो उसका बार बार रिवीजन करो, बार बार रिवीजन करो। आपके पास अभी टाइम है तो ज्यादा से ज्यादा रिवीजन करके अपनी सारी चीजें सॉलिड कर लो। पढ़ना तो आपने साल भर पढ़ा था, लेकिन रिवीजन आपने नहीं किया था, इसलिए आपको प्रॉब्लम हुई। तो रिवाइज ज्यादा से ज्यादा करो। ठीक है, विश यू ऑल द बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।